हेलो एवरीवन। तो आज पार्ट 2 है हमारा पॉलिटी का, जिसमें हम बात करेंगे 17th बीपीएससी, जो 17वां बीपीएससी आने वाला है, जो कि डेट अनाउंस हो गया है 30 तारीख को। 30 सितंबर को हर साल होगा। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था कैसे हमारा स्ट्रेटेजी होगा, प्री का सिलेबस क्या था, मेंस का क्या था, क्वेश्चन पैटर्न क्या था। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कैसे हो रहा है, हमारा जो इंडिया का जो पॉलिटी है कैसे डिराइव करता है अपने हिस्टोरिकल अलग अलग लॉज से। तो उसमें पहला फेज आता है हमारा 1773 एक्ट। वो मेजर लैंडमार्क एक्ट था, जिससे स्टार्टिंग होने के बाद अलग अलग एक्ट आता है, जैसे चार्टर एक्ट हो गया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, और भी कई एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ ऑल दीज एक्ट्स डालेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये एक्ट पढ़ने के पहले हमको उसका थोड़ा क्या जानना पड़ेगा, बैकग्राउंड। ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में क्या है कि हमें पता है कि 14th सेंचुरी ये 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है इंडिया में। बहुत से यूरोपियन पावर जो है वो इंडिया में आना शुरू करते हैं जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पज़। तो उन्हीं में से था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज वेरी ओल्ड। ठीक है, जो कि केप ऑफ गुड होप्स के थ्रू आता है। बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आए, उनमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वास्को डी गामा, जो कि 1498 में इंडिया आए थे। कैसे आते हैं वो? तो वो आते हैं बाय द केप ऑफ गुड होप्स, इस रूट के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये जब आते हैं तो इस तरीके से हम देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, इन डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन उनमें से जो सक्सीड करते हैं वो है ब्रिटिश, जैसे कि फ्रेंच आते हैं, पोर्चुगीज आते हैं, डच आते हैं। तो उन्हीं में से एक अंग्रेज़ भी हैं, जो यूरोपियन कंट्री था, यूरोपियन एक कंपनी था यूके का, वो भी यहाँ आके अपना किस्मत आजमाता है। तो इन सब में से जो अंग्रेज हैं वो सक्सीड करते हैं। ठीक है, अब ये जो सक्सीड करेंगे तो पहले ये इकोनॉमी में आते हैं, फिर पॉलिटिकल राइट्स में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं क्विकली कि इनकी हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ये एक्चुअली था क्या? तो इट वाज ए ग्रुप्ड नेम्ड एज मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स, जो कि इंग्लैंड में फाउंड किया गया था एज ए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसी कंपनी को इंडिया में राइट दिया गया। राइट क्या? वहाँ की उस समय की थी क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट दिया, चार्टर दिया। मतलब चार्टर इन द सेंस क्या होता था उस समय? एक ट्रेडिंग लाइसेंस, एक रॉयल चार्टर। यानी कि यूके से, यानी कि ब्रिटेन से अगर कोई और प्राइवेट कंपनी ट्रेड करने चाहेगा इंडिया में तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट जो है वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में पूरा एक्सप्लोर करता है और एक ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वही कह रही है कि द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर मिलता है, यानी कि ट्रेड मोनोपोली का लाइसेंस मिलता है, और फिर वो अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो आफ्टर डिफीटिंग द मेजर यूरोपियन प्लेयर्स, EIC स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर पावर्स। ठीक है, तो इन्होंने सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक इन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश किया, पोर्ट्स इस्टेब्लिश किया। अब इन्हीं में से जो हमारा आगे देखेंगे, ये तीन जो हमारे हैं ना, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये एक पावर सेंटर्स में इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक क्या है, ट्रेडिंग के लिए बस आए थे, यहाँ तक बस इकोनॉमी को हैंडल करने आए थे। इसी में से अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट जब पढ़ते तो पहले हम देखें वीडियोज़ में, तो ये दो बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, 1757 का और 1764 का। ये दोनों बैटल जीतने के बाद इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में एक हमारा एक डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ, जिससे कि वो उनको दीवानी राइट्स दिया गया। बैटल ऑफ बक्सर हमको पता है, जिसमें कि मुग़ल शाह आलम II जो था वो सुजाउद्दौला प्लस बंगाल के जो नवाब, ये तीनों सब मिल के अगेंस्ट लड़ते हैं अंग्रेज़ के और हार जाते हैं। तो उसके स्वरूप में क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट आउटकम उनको दीवानी राइट्स मिलता है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का। अब ये दीवानी राइट्स ही जो है ना, एक मेन बेस बनेगा अलग अलग एक्ट आने का। क्योंकि ये दीवानी राइट्स जब आ गया तो जो अंग्रेज ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर प्रैक्टिस करने लगे, करप्शंस में आने लगे।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्रॉफिट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके ऑफिशियल्स अमीर जरूर हो रहे थे। ठीक है, तो उसके इस दीवानी राइट्स के अगेंस्ट में क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिला तो ये बहुत ही मनमाने रूप से ट्रेड करने लगे, कर वसूलने लगे, रेवेन्यू। तो इसमें इसका इफेक्ट क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो अमीर बनने लगे। साथ ही साथ EIC गॉट बैंकरप्ट, वो कंगाली के करीब में आ गया और जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और वहाँ के सरकार को बोलता है कि हमें 1 मिलियन पाउंड का लोन दो, कर्ज दो। ठीक है, अब जब ये कर्ज मांगने गया और प्लस में ये बहुत सारे इरेगुलर प्रैक्टिसेस में जुड़े हुए थे। 1770 का जो फेमिन आता है उसमें भी बहुत सारे लोगों पे हार्डशिप डाला जाता है। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी उनसे बोल रहा है कि कुछ हमको रेवेन्यू दो। तो ये सारे बातें जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को चलता है पता, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सोचता है कि अब इस कंपनी के जो वर्किंग को हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे आगे तो यहाँ पे आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रोकने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरफेयर करता है और तब जाके हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया है कि इस पूरे रूल को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला 1858 तक जब कंपनी रूल करता है इंडिया में, तो उसको हम देखते हैं द कंपनी रूल के तहत। फिर 1858 में जो हमारे क्राउन रूल आएगा, यानी कि सीधा अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा, तो वो हमारा क्राउन रूल आ जाएगा। तो इसके तहत पहला जो एक्ट है वो है 1773 का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिजास्टर्स फेमिन आता है 1770 बंगाल में। ठीक है, जो कि अगर इसमें कि खेती बाड़ी करने वाले लोग बहुत अफेक्ट होते हैं, तो अफेक्टेड के होने के बावजूद उनसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगा गया, रेवेन्यू। उस समय का रेवेन्यू का सिस्टम अलग था, या तो आप जो प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चरल का कुछ हिस्सा आप हमको दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फसल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरीके से जब बैंकरप्ट हो गया तो वो पहुंचता है अंग्रेज़ कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट लोन के लिए। ये सारे फैक्टर जिम्मेवार होते हैं। तो वही यहाँ कहता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है फिर एक कमेटी अपॉइंट करता है ये कमेटी अपॉइंट करता है टू रेगुलेट करने के लिए मैटर्स ऑफ कंपनी। तो यही यहाँ पे एक ब्रीफ में दिया गया है कि फैक्टर क्या क्या था जो हमने डिस्कस किया, वही फैक्टर यहाँ दिया है कि ये फैक्टर कौन कौन से थे। तो ये फैक्टर्स हमको याद रखने हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ यहाँ लिया हुआ है। अब इस 1773 के एक्ट में प्रोविजंस क्या थे, हमको वो देखना है। ठीक है ना, तो मेजर अगर देखा जाए तो इसने रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन टेरिटरीज़ को, यानी कि जहाँ जहाँ कंपनी रूल कर रहा था उस जगह को एज ए इंडियन टेरिटरी वहाँ पे गवर्न किया गया कि कैसे गवर्न किया जाएगा, उसका सेटअप क्या होगा, पॉलिटिकल सेटअप क्या होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होगा, रेवेन्यू सेटअप क्या होगा, ये सब डिमार्केट किया गया। साथ ही साथ इट बैंड द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, यानी कि यहाँ के जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो गिफ्ट या उपहार नहीं ले सकते हैं। किसी काम को कराने के एवज में गिफ्ट लेना, ये भी ब्राइबरी का ही हिस्सा था, उसको बैन किया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो यहीं पे वारेन हेस्टिंग्स जो है ना वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको बनाया गया। तो ये एक फैक्ट है याद रखने के लिए। फिर क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विथ 4 मेंबर्स। जो गवर्नर जनरल होंगे और बंगाल, वो उनका एक काउंसिल होगा, वो अपने काउंसिल के तहत गवर्न करेंगे। उस काउंसिल में 4 लोगों को रखा गया, यानी खुद गवर्नर जनरल और बाकी 4 और लोग। सारे कामकाज को देखने के लिए ये काउंसिल को गठन किया गया, जो हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद लेट फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया। कैसे किया लेट फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो हमको पता है कि अभी हम देखा था सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। तो अभी क्या है कि मेजर सेंटर हमारा 3 बन गया था, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। तो बॉम्बे और मद्रास, उन दोनों प्रोविंसेस को, वहाँ के कार्यकाल को, वहाँ के रूलिंग्स को बंगाल के अंडर में कर दिया गया।
यानी कि बंगाल से ही वह हैंडल करेंगे मद्रास और बॉम्बे को। तो एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उसका फाउंडेशन इन्होंने लेट डाउन किया बस थ्रू द 1773 एक्ट ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है कि फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अंडर कर दिया गया। इट्स सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ है 1774 में इसी एक्ट के तहत। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में होता है एस्टेब्लिश। तो कलकत्ता में होने के बाद यहाँ पे क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, और इसके जो पहले जो थे चीफ जस्टिस वो थे एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे, प्लस 3 यहाँ पे सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक ब्रीफ था 1773 एक्ट का। अब इसके बाद इसमें नोटिस करने वाला बात क्या है कि हम सेंट्रलाइजेशन को पहला बुनियाद रखें कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वो इस एक्ट में रखा गया था। ठीक है। अब इसमें है कि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, हालांकि ब्रिटिश इंडिया एक्ट में आएगा, लेकिन जो काउंसिल हमारा बना है ना अभी, जो काउंसिल गवर्नर जनरल का, वो कुछ रिपोर्ट सौंपता था इस सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स के लिए। बट इसमें कुछ एम्बिग्यूटी था, कुछ डिफरेंसेस था, उसको हम देखेंगे आगे। तो ये कह रहा है कि व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इस एक्ट का शॉर्ट कमिंग क्या था, कमी क्या था। तो कमी ये था कि वीटो पावर नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को। मतलब जैसे अभी गवर्नर जनरल अपने 4 लोगों के थ्रू पूरा चीज़ों को चलाएंगे। मान लो किसी मुद्दे पे डिफरेंस आ गया तो 2 इधर से वोट कर दिए तो क्लैश हो गया। अब इनको वीटो पावर है नहीं, तो एक वोट और आएगा तब तो निर्णय होगा, या तो हाँ या ना, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो हर बार इम्पोर्टेंट मैटर जो है वो फंस कर रहता था। तो ये वीटो नहीं दिया गया था। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो वेल डिफाइंड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ तक, कितने हद तक इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल का था उसमें इंटरफेयर करेगा, वो इसके पास नहीं था, डिमार्केशन नहीं था। जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट और किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनमें इंटरफेयर हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। इसी ये था, प्लस करप्शन इसके बावजूद भी नहीं रुक रहा था। ऑफिशियल्स अभी भी इंडल्ज थे उसमें। एंड देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये जो गवर्नर जनरल जो अपने 4 मेंबर बॉडी के थ्रू जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको सही से मैकेनिज्म नहीं था उसका कि आखिर कैसे उसको स्टडी किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, काउंसिल का डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है। ठीक है। तो इन्हीं को दूर करने के लिए, और ये टसल चल ही रहा था, तो इसी टसल को ध्यान में रख के 1781 का एक एक्ट आता है, उसको अमेंडिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेंडिंग एक्ट। ठीक है। इसमें हुआ क्या, वही बात को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल जो हमारा गवर्नर जनरल का, उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। अभी पार्लियामेंट और जुडिशरी का हमारा पावर डिफ्रेंशिएटेड है, दोनों का अपना अपना पोक नहीं करेगा एक दूसरे के मैटर में, बट यहाँ हो रहा था। तो सुप्रीम काउंसिल जो है फाइल्ड ए पिटीशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अनलॉफुल ऑपरेशंस। ये मनमानी कर रहा है, इसके लिए एक पिटीशन दायर किया गया, और ये सीरीज ऑफ एक्टिविटी चलता है। और तब जाके 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास करता है, एक्ट ऑफ 1781। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विद द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन डायरेक्टली इन द कंपनीज ऑपरेशन। ठीक है। अब इसके कुछ कुछ की प्रोविजंस हैं। इस एक्ट को क्यों लाया गया, हमने देखा था वीटो पावर नहीं है, दोनों एक दूसरे में पोक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल अलॉन्ग विद द 4 मेंबर बॉडी जो रिपोर्ट दे रहा है, उसमें रेवेन्यू मैटर को अलग कर दिया गया। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। साथ ही साथ इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल और उसके 4 जो मेंबर बॉडी हैं, काउंसिल जो है, उसके मैटर में दखलंदाजी नहीं करेगा, पोक नहीं करेगा। यानी कि इसको सेपरेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है वो डिफाइन किया गया। तो वो अब करेगा किसको, तो कलकत्ता के जो निवासी होंगे ना, कलकत्ता के, बॉम्बे मद्रास नहीं, कलकत्ता के जो निवासी होंगे उनको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वहाँ पे क्या हो रहा है उनके साथ। यहाँ तक क्लियर है।
अब इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि हिंदू का जो चीज़ें हैं वो हिंदू कोड लॉ के तहत होगा और मुस्लिम्स का जो ट्रायल है वो मुहम्मदन लॉज के थ्रू होगा। और ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। अगर मुंबई या मद्रास में होता है तो वहाँ का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, तो वहाँ का केस कौन देखेगा? वहाँ का जो केस है वो गवर्नर जनरल के अंदर आएगा। It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general, not to the supreme court। यानी कि कलकत्ता के अंदर है मद्रास और बॉम्बे, ये सबऑर्डिनेट प्रोविंस हो गए, तो यहाँ का प्रोविंशियल कोर्ट भी होगा मद्रास का और बॉम्बे का। अब वहाँ का कुछ अगर इशू आया प्रोविंशियल कोर्ट के से भी अगर नहीं हुआ तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा गवर्नर जनरल के पास। क्लियर है? तो गवर्नर जनरल के पास आ जाएगा, यही यहाँ पे कह रहा है। इट एम्पावर्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि बंगाल के अलावा जो मद्रास और बॉम्बे है वहाँ पे जो प्रोविंशियल मैटर्स है वो गवर्नर जनरल देखेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का प्रावधान था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को या कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया। क्लियर है? अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये फिर क्यों आया? तो इस एक्ट के बाद भी जो कुछ लॉज रह गए ना उसको बुनियादी रूप से चेंज करने के लिए फिर ये एक्ट आया था। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ हम वो देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि ये एक ज्वाइंट गवर्नमेंट इंडिया में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो दो बॉडी को फॉर्म करता है, यानी कि अब जो है वो पॉलिटिकल मैटर और रेवेन्यू यानी कमर्शियल मैटर को और स्ट्रिक्टली और बहुत ही पार्सिटेड फॉर्म में, अलग फॉर्म में रेगुलेट करने के लिए लाया गया। तो इसमें दो बॉडी को लाया जाता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब वही था कि जो ड्रॉबैक्स है ना 1773 एक्ट का उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया। पिट्स कौन थे? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब ये क्या कि दिस इनएक्टमेंट रिजल्टेड इन द ज्वाइंट गवर्नमेंट इन इंडिया बाय क्राउन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं अभी। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो पॉलिटिकल पावर था ना गवर्नमेंट की इंडियन कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल पावर, उसको ले लिया गया। जब ले लिया गया तो किसी को दिया जाएगा ना, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ आके गवर्न नहीं करेगा, तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया यहाँ पे, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल। उस बोर्ड ऑफ काउंसिल के थ्रू पॉलिटिकल मैटर जो है वो अब देखेगा वो बोर्ड ऑफ काउंसिल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो इंडिया का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखेगा। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी जो है ना इंडिया के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा एक्ट है जो डायरेक्टली इंटरफेयर करता है। पॉलिटिकल मैटर ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया अब यूके लेगा। ठीक है, तो इस समय ये टर्म यूज़ किया गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये टर्म को इस्तेमाल किया गया, याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, फिर आता है कि द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ठीक है, इसी में आता है कि इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल टू 3 मेंबर्स। 1773 के एक्ट में क्या देखा था कि गवर्नर जनरल और 4 लोग मिला के काउंसिल बनाता है जिससे कि वो गवर्न करेगा अपने एक्टिविटीज़ को। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में 1 मेंबर को हटा दिया गया, तो अब गवर्नर जनरल और 3 लोग बच गए, प्लस इसमें वीटो पावर भी दे दिया गया। तो इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो गवर्नर जनरल को फेवर कर रहा था, क्योंकि अब अगर 3 कर दिया है तो अब 100% क्या है कि रिजल्ट निकलेगा, चाहे हाँ हो चाहे ना हो। किसी मुद्दे पे 3 लोगों को अगर वोटिंग करना है, या तो 1 अगेंस्ट में होगा या 2 अगेंस्ट में होगा। तो अगर 1 होगा तो 1 2 से जीत जाएगा, मतलब हार जाएगा। अगर 2 हुआ तो 2 1 से जीत जाएगा, मतलब हर हाल में रिजल्ट आएगा। तो वैसा मुद्दा जो गवर्नर जनरल को पसंद है उसमें वो वीटो इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट उसको दिख रहा है। लेकिन जो केस उसके अगेंस्ट का आ गया और उसमें वो 1 2 से हार रहा है तो वीटो इस्तेमाल कर देगा। तो इनडायरेक्टली जो अगेंस्ट वाला जो केस है, जो मैटर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं है, वो कभी पास ही नहीं होगा। तो ये ड्रॉबैक था पिट्स इंडिया एक्ट का। तो हम देखते हैं, लेकिन देखते हैं इसका प्रोविजन क्या कहता है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें 2 बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है,
डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी ऑफिसर्स आएंगे सिविल या मिलिट्री, उनको 2 महीने के अंदर अंदर अपने प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। प्लस चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ गवर्नर रीजनल काउंसिल्स, क्या है इसमें सेटअप किया गया चेंज, देखो ये एक माइंड मैप है। इसमें क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 1773 के जो ड्रॉबैक है उसको ख़त्म करना। अब पिट्स कौन थे, ये पीएम थे वहाँ के, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, और इनके ऊपर थी क्राउन जो कि नॉमिनल, जैसे कि यहाँ के प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, है ना, यूके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक्चुअल हेड होते हैं, तो वही है। अब ये जो है 2 बॉडी लाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्ट, जो हमने बात किया अभी, इसी को बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल अफेयर जो है या मिलिट्री अफेयर वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कमर्शियल अफेयर्स होता है, कंपनी का कमर्शियल अफेयर जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग का मेंबर था, ये 6 लोगों की बॉडी थी। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट होगा, प्लस चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, एंड द 4 प्राइवेसी काउंसलर्स। ये हमारे यूके के टर्म्स हैं जो कि वहाँ के मेंबर्स को मिलता था। तो ये 6 लोग मिलके बनाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर। अब आता है इसमें थोड़ा सा इसी को एलिबोरेट किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होगा। तो ये हमारा कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफाइन किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी को सिंबलाइज करता है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखेगा। प्लस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इनडायरेक्टली किंग को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो बोर्ड है इसमें 6 मेंबर होंगे जो कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि कोई भी सिविल या फिर मिलिट्री ऑफिसर अपॉइंट होता है इंडिया में तो उसको अपना प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आता है, तो वीटो राइट दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को जो पहले 4 मेंबर थे अब उनको 3 मेंबर कर दिया गया। पहले वीटो नहीं था, अब वीटो दे दिया गया है। ठीक है, द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 3 मेंबर्स फ्रॉम 4 मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद आता है वन ऑफ द 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ। अब इसमें 3 मेंबर जो रहे आएंगे ना, उनमें से एक कमांडर इन चीफ होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स को हमको देखना है। क्या थे ड्रॉबैक्स वो, कि नो क्लैरिटी इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रोल बिटवीन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी भी जो हम पॉलिटिकल मैटर्स को अलग कर दिए हैं एंड कमर्शियल मैटर को अलग किए हैं, बट एग्जैक्ट हमारा डिमार्केशन नहीं था कि कहाँ तक इसका क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, द पावर्स जो है ना वो सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव नहीं थे। मतलब डिफाइंड नहीं है क्लियरली कि तुम्हारा सीमा यहाँ तक, तुम्हारा वहाँ तक, तुम्हारा वहाँ तक, इंटरमिक्स था वो। प्लस द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वे एलीज्ड फॉर फेवरेटिज्म। कैसे, ऐसे कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर्स उसको घटा के 3 कर दिए, यानी कि गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर्स, प्लस वीटो नहीं था उसमें, पिट्स में वीटो दे दिए। यानी कि अगर कोई ऐसा मुद्दा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद है और जो 3 मेंबर हैं उनमें से 2 को नहीं पसंद है, 1 को पसंद है केवल, वो नहीं चाहते हैं पास हो, तो वीटो लगा के रोक देगा, और जो पसंद है उसको तो ऐसे ही पास कर देगा वो। यानी कि ये जो 3 मेंबर बॉडी प्लस गवर्नर जनरल थे, ये हर हाल में या तो कोई बिल को पास करने देंगे चाहे ब्लॉक कर देंगे। कोई ऐसा बिल हो ही नहीं सकता है जो उसको पसंद नहीं हो गवर्नर जनरल को पास हो जाए। यानी कि इनडायरेक्टली फेवरेटिज्म को प्रमोट किया ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया में। ठीक है, तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आएगा, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये पीपीटी में डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।